हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति चौधरी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल डिस्कस विद ज्योति में। तो लूसेंट जीके की जो अपनी सीरीज़ चल रही थी जिसमें हम वर्ड टू वर्ड डिस्कशन कर रहे थे लूसेंट की जीके की बुक का, आज उस सीरीज़ का अपना लेक्चर 4 है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सेल, उसके टाइप्स और सेल के जो अपने ऑर्गेनेलिज होते हैं, सेल के अंदर जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उनके बारे में। ठीक है, तो जल्दी से आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखो, मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, जब हमने इंपॉर्टेंट टर्म्स किए थे उसमें हम पहले भी एक बार स्टडी ऑफ सेल को डिस्कस कर चुके हैं। स्टडी ऑफ सेल अपना होता है साइटोलॉजी। तो सबसे पहले तो बात आती है एक्चुअली में सेल अपना होता क्या है, सेल रियलिटी में होता क्या है। सेल जो होता है, सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इसका क्या मतलब हुआ, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे बने हुए हैं, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारे के सारे सेल से बने हुए हैं। जैसे कि हम कोई घर बनाते हैं, उसको एक जो ईंट होती है, ब्रिक होती है, वो बहुत सारी ईंट मिलके, छोटी छोटी ईंट मिलके एक बहुत बड़ा बिल्डिंग या घर बनाती हैं। ऐसे ही छोटे छोटे सेल्स मिलके पूरी की पूरी बॉडी बनाते हैं। ठीक है, तो जो सेल है वो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। और फंक्शनल यूनिट इसलिए होती है कि सेल खुद में इतना एबल होता है कि वो सारे फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, और बॉडी के सारे जितने भी फंक्शन होते हैं वो सेल की हेल्प से ही परफॉर्म होते हैं। तो ये अपनी बात होगी सेल के बारे में। तो जब हम सेल को स्टडी करते हैं, जैसे हम आज सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो स्टडी ऑफ सेल को हम बोलते हैं साइटोलॉजी। इंपॉर्टेंट टर्म्स वाली क्लास में हम ये सारी इंपॉर्टेंट टर्म जितनी भी थी वो डिस्कस कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने अभी तक नहीं देखे हैं, जो पहले की 3 वीडियो हैं इस सीरीज़ की, बायोलॉजी जिसमें हमने स्टार्ट कर रखी है, तो वो प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके चेक कर सकते हो। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सीरीज़ होने वाली है सारे के सारे गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स के लिए। तो अगर आप भी सीरियस हो अपनी जॉब के लिए तो उस सीरीज़ को ज़रूर देखना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि जितनी भी हमारी वीडियो आती रहे इस सीरीज़ से रिलेटेड सारी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। डेली न्यू वीडियो आती है तो मिस ना हो जाए, इसलिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। तो आगे चलते हैं। देखो, जो वर्ड सेल है, सबसे पहला जो सेल जो वर्ड है वो सबसे पहले किसने कॉइन किया, रॉबर्ट हुक ने। मतलब जो सेल की खोज थी, सेल को डिस्कवर किसने किया था, सबसे पहली बार सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने। कौन से ईयर में डिस्कस किया था, 1665 में। तो आ सकता है हु डिस्कवर्ड सेल फॉर द फर्स्ट टाइम। रॉबर्ट हुक ऐसा साइंटिस्ट था जिसने सेल को पहली बार डिस्कवर किया था। लेकिन जो इसमें मैं आपको थोड़ा सा डिटेल्स ऐड कर देती हूँ। जो रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किया था वो डेड सेल था। मतलब जो रॉबर्ट हुक ने सेल पहली बार डिस्कवर किया था वो मरा हुआ सेल था, डेड सेल था। और वो कहाँ से मिला था, उसको कॉर्क से। जो प्लांट आपको होता है उसके बाहर एक लकड़ी का तो होता ही है प्लांट, बाहर एक डेड लेयर होती है जो हम उतार भी सकते हैं। मतलब बाहर लकड़ी सी होती है वो, मतलब डेड। ठीक है, उसको हम कोक बोलते हैं। उसका जो सेल था वो उसने डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने, लेकिन वो डेड सेल था। अगर क्वेश्चन आए पहला लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया था, अगर क्वेश्चन आए पहला सेल किसने डिस्कवर किया तो रॉबर्ट हुक। लेकिन अगर आए क्वेश्चन पहला लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया था, तो लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया था, एंटोन वॉन लियू वैन हुक ने। तो मैं इसलिए डिटेल्स ऐड कर रही हूँ भाई, अगर इससे क्वेश्चन आए तो आप साथ साथ कर सको। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं साथ के साथ कवर करा रही हूँ, इसके अलावा आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहला सेल डिस्कवर किया रॉबर्ट हुक ने 1665 में, लेकिन वो डेड सेल था। पहला लिविंग सेल डिस्कवर किया था एंटोन वॉन लियो वैन हुक, ये साइंटिस्ट का नेम है। ठीक है, आगे देखो। सेल हैं, जो सबसे स्मॉलेस्ट सेल है, सबसे जो स्मॉलेस्ट सेल है उसका नाम है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। ये जितने भी हैं आपको लर्न करने पड़ेंगे। स्मॉलेस्ट सेल अपना कौन सा है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। ह्यूमन बॉडी का जो देखो स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा है, और जो बिगेस्ट सेल है वो किसका, ऑस्ट्रिच का एग है। ठीक है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच भी एक सेल है। ठीक है, बिगेस्ट सेल एग ऑफ ऑस्ट्रिच है और स्मॉलेस्ट सेल है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। लेकिन अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें, ह्यूमन बॉडी में जो सबसे बड़ा सेल है वो है न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या होता है, जितने भी हमारी बॉडी से सिग्नल्स अपनी बॉडी में पास करते हैं वो न्यूरॉन्स की हेल्प से ही पास करते हैं। लॉन्ग यहाँ पे इसके डेंड्राइट्स होती है, लॉन्ग सेल होता है ये, इस तरीके का सेल होता है ये। ठीक है, इस तरीके का सेल होता है ये, अपना होता है न्यूरॉन। इसकी वजह से ही अपनी बॉडी में पूरे के पूरे सिग्नल्स पास करते हैं। ठीक है, बिगेस्ट सेल ऑस्ट्रिच का एग होता है। तो देखो, एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है सेल थ्योरी, वो किसने दी थी, स्किल्डन एंड स्क्वैन, ये साइंटिस्ट के नेम है। स्किल्डन एंड स्क्वैन ने एक सेल थ्योरी दी थी 1838 से 1839 में।
ठीक है। और जर्म प्लाज्म थ्योरी किसने दी थी? जर्म प्लाज्म थ्योरी हमें दी थी ऑगस्ट विस्मन ने। जर्म प्लाज्म थ्योरी दी थी ऑगस्ट विस्मन ने। तो जल्दी से जो सेल थ्योरी दी थी स्किल्डन एंड स्क्वेड ने, उसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, पर वैसे आपकी नॉलेज के लिए है। देखो उसने कहा था सारे के सारे ऑर्गेनिज्म सेल से बने होते हैं। बॉडी ऑफ एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड ऑफ सेल, ईच सेल अराइजेज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितने भी अपने सेल बनते हैं वो सारे के सारे कहाँ से आते हैं? जो पहले वाले सेल थे उनमें ही चेंजेस आके नया सेल आता है। एवरी सेल अराइजेज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग का मतलब जो पहले से ही एग्जिस्ट कर रहे थे। और ईच ऑर्गेनिज्म स्टार्ट इट्स लाइफ फ्रॉम सिंगल सेल। सारे के सारे जो ऑर्गेनिज्म है वो अपनी लाइफ सिंगल सेल से स्टार्ट करता है। जैसे हम भी, अगर हम अपनी बात करें ह्यूमन की, तो हम भी पहले एक छोटा सा सेल थे, ठीक है। सेल ने डिवाइड होने के बाद ही हम बने हैं। तो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो सिंगल सेल से अपनी लाइफ को स्टार्ट करते हैं। तो आगे चलते हैं। देखो अब देखो सेल जो है अपने वो दो टाइप के होते हैं। सेल जो है दो टाइप के होते हैं। सेल्स आर ऑफ टू काइंड। पहला अपना होता है प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल वो सेल होते हैं जो कि मतलब आप कह सकते हो बेकार कह सकते हो इनको, या फिर कह सकते हो मतलब बेकार इन द सेंस कि ये बहुत पुराने हो चुके हैं। मतलब जैसे हम कहते हैं ना कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं आ रही, जैसे नोकिया का वो फ़ोन था छोटा सा, तो वैसे टाइप के सेल होते हैं। इन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया, ये जैसे पहले थे वैसे के वैसे ही अब हैं। मतलब इनके जो इनका जो स्ट्रक्चर है वो अच्छा नहीं है। तो ये प्रिमिटिव सेल है। प्रिमिटिव सेल इन द कह सकते हैं हम, बैकवर्ड जैसे कह सकते हैं। मतलब इनका जो स्ट्रक्चर है वो अच्छा नहीं है, पुराने ज़माने के हैं ये, ठीक है। अब देखो क्यों है ये ऐसे, मैं बता देती हूँ। इनके पास 3 बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं इनके टिपिकल सेल के, बट इनके पास क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। मान लो ये अपना सेल है, अंदर पड़ा हुआ न्यूक्लियस सबसे इंपॉर्टेंट। जैसे अपने लिए ब्रेन होता है वैसे ही सेल के लिए न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के बाहर उनकी मेम्ब्रेन नहीं होती, ठीक है। न्यूक्लियस के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है अपने जो सेल्स होते हैं, ठीक है। प्लांट का सेल हुआ, अपना सेल हुआ, तो अपने जो सेल है वो कॉम्प्लेक्स हैं, तो उनके बाहर न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन होती है। भाई न्यूक्लियस इतनी सी जगह में होएगा, ठीक है। लेकिन ये जो सेल होते हैं इनमें क्या होता है? ये मान लो सेल है, तो न्यूक्लियस ऐसे ही बाहर ऐसे बिखरा पड़ा है, ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर यूँ ही पड़े हैं। न्यूक्लियस कोई मतलब ऑर्गन ढंग से नहीं होता है इसमें ऑर्गेनेलिस, ठीक है। और देखो न्यूक्लियर मटेरियल ऐसे ही साइटोप्लाज्म में पड़ा होता है। साइटोप्लाज्म होता है, अगर ये सेल है तो साइटोप्लाज्म में पूरा का पूरा जो हिस्सा अंदर वाला होता है तो ये होता है अपना साइटोप्लाज्म, ठीक है। और इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया, लाइजोसोम और गोल्जी बॉडीज़, ये भी सेल के अंदर ऑर्गेनाइज होते हैं। जैसे अपनी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स होते हैं, सेल के अंदर ऐसे ऑर्गेनाइज होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, लाइजोसोम, गोल्जी बॉडीज़ ये भी इसके अंदर प्रेजेंट नहीं होते। अच्छा, इनको जो सेल के ऑर्गेनाइज हैं वो आज की क्लास में ही हम डिस्कस करने वाले हैं। सारों को देखेंगे, इनके स्ट्रक्चर को भी देखेंगे, इनके फंक्शन क्या होते हैं उनको भी देखेंगे, ठीक है। अगर अभी नहीं आपको समझ आ रहा तो आज की क्लास में आगे जब चलोगे तो समझ आ जाएगा, ठीक है। अभी इनमें एग्जाम्पल क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल में बैक्टीरिया हो सकता है, साइनोबैक्टीरिया और वायरस, ठीक है। वायरस, बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया ये किसके एग्जाम्पल हैं? प्रोकैरियोटिक सेल के। अच्छा, एक और इम्पोर्टेंट बात, जो वायरस अपना होता है ना, वायरस ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये कनेक्टिंग लिंक इसको बोलते हैं। कनेक्टिंग लिंक किसके बीच में कनेक्टिंग लिंक इसको बोलते हैं? नॉन लिविंग और लिविंग वर्ल्ड के बीच में। अच्छा, सेल का मतलब जो वायरस है वो आज तक साइंटिस्ट पता नहीं लगा पाए कि जो अपना वायरस है वो लिविंग है या नॉन लिविंग। इसका क्या होता है? अगर ये किसी मतलब ये मान लो कोई एक बंदा है, ठीक है भाई, ऐसी है मेरी ड्राइंग। ये कोई बंदा है, ठीक है। अगर यहाँ पे वायरस फिर रहा है तब तक तो वो नॉन लिविंग है, जब तक वो किसी के अंदर एंट्री नहीं कर जाता तब तक तो वो नॉन लिविंग है, वो एटम से बना होता है। लेकिन जैसे ही वो किसी इंसान के अंदर एंट्री कर जाता है तब वो बन जाता है लिविंग, और उसके बाद वो डिवाइड करना स्टार्ट कर देता है और भी अपने जैसे और भी सेल और भी वायरस को बनाना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो इसलिए इसको कनेक्टिंग लिंक बोला जाता है, नॉन लिविंग और लिविंग के बीच में, क्योंकि बॉडी से बाहर जब तक है तब तक तो ये नॉन लिविंग है। लेकिन जैसे ही किसी इंसान की या किसी और जो अपने एनिमल वगैरह बोल सकते हैं हम, उनकी बॉडी में एंटर करता है, वैसे ही ये तभी लिविंग बन जाता है। तो ये कनेक्टिंग लिंक होता है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, ठीक है। तो देखो आगे देखो, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बैक्टीरियल सेल में कितने होते हैं? 0। अब देखो पता चल गया, बैक्टीरिया तो अपना क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल। और प्रोकैरियोटिक सेल में तो मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनेलिज होते हैं वो होते ही नहीं, तो माइटोकॉन्ड्रिया तो होंगे ही नहीं। बैक्टीरियल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया कितने हैं? 0। स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कौन सा है? माइकोप्लाज्मा, ये हम पढ़ चुके हैं। स्मॉलेस्ट सेल में भी वही है, और स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म भी कौन है? माइकोप्लाज्मा, ठीक है।
आगे देखो यूकैरियोटिक सेल, ये कंप्लीट सेल होते हैं, कंप्लीट सेल कॉम्प्लेक्स सेल बोल सकते हो, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो अच्छा होता है, जैसे आजकल के स्मार्टफोन आ रहे हैं, ठीक है। विच कंटेन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज एंड न्यूक्लियस, तो इसमें सारे के सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज वो होते हैं जिनके बाहर एक मेम्ब्रेन बनी होती है, यानी कि मान लो ये अपना ऑर्गेनेल है तो उसके बाहर एक लेयर है, भाई ये इतना ही है, अपना ऑर्गेनेल है इतना ही है, इससे बाहर नहीं है, ठीक है, एक फिक्स्ड जगह, ठीक है, मेम्ब्रेन उनके बाहर बनी होती है, लेयर को मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। और न्यूक्लियस भी है इसमें। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर प्लांट एंड एनिमल है यूकैरियोटिक सेल। यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर जितने भी प्लांट और एनिमल होते हैं, प्लांट और एनिमल में सब में कैसे होते हैं, यूकैरियोटिक सेल होते हैं, ठीक है। अब देखो बिगेस्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म कौन है अपना, एसिटाबुलेरिया। सिंगल सेल का ऑर्गेनिज्म पूरा का पूरा, देखो कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं यूनिसेलर, कुछ होते हैं मल्टीसेलर। तो यूनिसेलर वो जो एक सेल से बने, मल्टीसेलर जो एक से ज़्यादा सेल से बने। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से बना है और सबसे बड़ा है वो कौन है, एसिटाबुलेरिया, याद रखना है ये। और जो न्यूक्लियस है उसके अंदर अपने क्या होता है, क्रोमेटिन मटेरियल होता है, क्रोमेटिन मटेरियल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस के अंदर, किससे मिलके बना होता है वो, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन, ये प्रोटीन का नाम है हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए से मिलके बना होता है। अच्छा ये अपना न्यूक्लियस संभाल लो, तो इसके अंदर एक ये ऐसे ब्लैक सा बना होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियस के अंदर ही एक न्यूक्लियोलस स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। आगे देखो जल्दी से देखो, प्रोकैरियोटिक सेल या प्रोकैरियोट्स जो अपने ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल है और जो अपने यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें डिफरेंस क्या है। देखो प्रोकैरियोटिक जो है वो ज़्यादातर यूनिसेलुलर होते हैं तो इनका जो साइज़ है स्मॉल होगा, लेकिन यूकैरियोटिक जो है मल्टीसेलुलर भी हो सकता है, साइज़ क्या होगा, लार्ज होगा। इसमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसमें सिंगल क्रोमोसोम होते हैं जो सर्कुलर शेप में होते हैं, इसमें एक से ज़्यादा क्रोमोसोम होते हैं। इसमें मेम्ब्रेन बाउंड जो ऑर्गेनेलिज होते हैं जिनके बाहर मेम्ब्रेन होती है, लेयर होती है, वो होते ही नहीं, और इसमें जो हैं वो वाले ऑर्गेनेलिज मिलते हैं। ऑर्गेनेलिज जो है जैसे अपनी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स होते हैं, ऐसे सेल के अंदर ऑर्गेनेलिज होते हैं, ठीक है। सेल डिवीजन टेक प्लेस बाय फिजन और बडिंग, फिजन और बडिंग से इनकी सेल डिवीजन होती है और इनकी होती है माइटोसिस और मियोसिस, ये हम आगे पढ़ेंगे। माइटोसिस क्या होता है, मियोसिस क्या होता है, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। आगे देखो, अब एक बार इसको ड्राइंग को देख के हंसना मत, ये मेरी ही ड्राइंग है, ये मैंने सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि कौन सा मतलब कौन सा ऑर्गेनेल कैसा होता है, ये उस बुक में नहीं दिया हुआ था अपनी ल्यूसेंट वाली बुक में, तो ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ आए तो मैंने खुद की ड्राइंग खुद की कलाकारी दिखा दी, हंसने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये मैंने एक प्लांट सेल बनाया हुआ है यहाँ पे, मैं एक बार जल्दी से ऑर्गन्स को आपको बता देती हूँ, फिर उनके फंक्शन पढ़ेंगे तब भी मैं आपको एक बार दिखा दूँगी। जो बाहर वाली सबसे बाहर वाली ये वाली लेयर है, ये होती है सेल वॉल, ये होती है सेल वॉल। ये जो सेल वॉल होते हैं ये एनिमल सेल यानी कि हम में या और किसी एनिमल में प्रेजेंट नहीं होती। अंदर वाली होती है सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन है, ये अपना है न्यूक्लियस, देखो न्यूक्लियस की लेयर है, और ये ब्लैक ब्लैक जो अंदर है न्यूक्लियोलस, अभी अभी बता के हटी हूँ, न्यूक्लियोलस होता है ये, ठीक है। ये अपना है वैक्यूल, ये अपनी गोल्जी बॉडीज़ हैं, गोल्जी अपरेटस इनको बोल सकते हो, ये अपने क्लोरोप्लास्ट हैं, ये अपना माइटोकॉन्ड्रिया है, ये अपने हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम, ठीक है। एक ये लाइजोसोम और ये हैं राइबोसोम्स, ठीक है। एक बार जल्दी से मैंने इनके स्ट्रक्चर आपको दिखा दें कैसे होते हैं, अब जल्दी से इनके बारे में पढ़ेंगे, तो एक बार दोबारा मैं जैसे ही इनके बारे में पढ़ेंगे तो साथ साथ मैं दिखाती रहूँगी ताकि और भी क्लियरली आपको समझ आ जाए। तो जल्दी से पढ़ते हैं इनको। सबसे पहला सेल ऑर्गेनेलिज अपने पास कौन सा है, देखो टिपिकल सेल में कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं। तो पहला जो स्ट्रक्चर है वो है सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है, जो भी प्लांट सेल है उनके बाहर एक रिजिड, रिजिड का मतलब होता है सख्त, स्ट्रोंग इनको बोल सकते हो, स्ट्रोंग कह सकते हो, स्ट्रोंग बोल सकते हो, ठीक है। रिजिड का मतलब सख्त होता है, ठीक है। वॉल विच इज़ नॉन लिविंग, नॉन लिविंग होती है, डेड सेल से बनी होती है। फ्रीली परमिएबल, फ्रीली परमिएबल यानी कि उसके अंदर बाहर कुछ भी आ जा सकता है। इट इज़ मेड अप ऑफ सेलुलोज और चिटिन, ये किससे बनी होती है, देखो ये क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि जो सेल वॉल होती है प्लांट्स की वो किससे मिलके बनी होती है, सेलुलोज या चिटिन से, ये इंपॉर्टेंट है। सेलुलोज से बन के मिली, सॉरी सेलुलोज से मिलके बनी होती है सेल वॉल, ठीक है। अब इसका काम क्या होता है, एक तो शेप देती है सेल को, अब जितनी जैसी इसकी शेप होगी बाहर वाले की सेल की शेप तो वही होगी ना, और रिजिडिटी प्रोवाइड करती है सेल को। जैसे आपने प्लांट को देखा होगा, प्लांट हिल डुल नहीं सकता हमारी तरह, तो वो क्यों नहीं हिल डुल सकते, क्योंकि उसके जो सेल होते हैं उनके बाहर सेल वॉल होती है, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं, तो उसकी वजह से वो हिल नहीं सकता। अब देखो ये तो प्लांट्स की बात होगी, प्लांट की जो सेल वॉल है वो तो सेलुलोज या चिटिन से मिलके बनी होती है। और जो सेल वॉल बैक्टीरिया की अगर देखें तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है किससे
बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन से। सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया किससे बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन से। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन रहा है कि बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी होती है, ये क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, मैंने कुछ मार्क कर रखे ना, इन पे थोड़ा ध्यान मत देना। जो मेरे पास PDF पड़ा था, अगर मैं उसमें से कराती तो वो पुरानी बुक का था ल्यूसेंट की, लेकिन फिर मेरे को लगा कि भाई नई जो मेरे पास नई बुक थी उसमें मैंने थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पे मार्क कर रखा है, थोड़ा सा इसके साथ एडजस्ट कर लेना क्योंकि फिर मेरे को लगा कि भाई आप नई बुक में से पढ़ो तो क्या पता आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले। कुछ चीज़ें ना पुरानी बुक में मिस कर रखी थी, नहीं थी, तो इसलिए मैंने नई बुक से उठाया है अब की बार का ये, तो इसको थोड़ा सा इग्नोर कर देना। आगे देखो, सेल वॉल आ गया समझ में। ये सेल वॉल होगी अपनी सेल वॉल, ये बाहर वाली लेयर मैं बता चुकी हूँ, ये वाली लेयर जो थी ये सेल वॉल थी। एक बार जल्दी से इसको देखो, ये अपनी सेल वॉल, इसको पढ़ चुके हैं। अब जो अंदर वाली है सेल वॉल के अंदर जो है ये सेल मेम्ब्रेन होते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं एक बार जल्दी से, ठीक है। देखो, सेल वॉल होगी, जो सेल मेम्ब्रेन है ये प्लांट सेल के अंदर भी हो सकती है और ये एनिमल सेल के अंदर भी होते हैं। प्लांट सेल के अंदर तो ये मान लो सेल वॉल है, सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन है, लेकिन जो एनिमल सेल है यानी कि हम, उनमें सबसे बाहर ही जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये आउटर कवरिंग होती है एनिमल सेल की, सबसे बाहर वाली लेयर होती है एनिमल सेल की। प्लांट सेल में ये जो सेल वॉल है उसके अंदर पाई जाती है। कैसी होती है? थीन, पतली होती है। इलास्टिक तो पता ही होगा, जिसको हम खींच सकते हैं। लिविंग होती है, ठीक है, जैसे सेल वॉल अपनी डेड थी, ये लिविंग होती है। और डबल लेयर होती है। और परमिएबल मेम्ब्रेन का मतलब ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। सेमी परमिएबल का मतलब होता है कोई भी चीज़ की एंट्री या एग्जिट, सेल के अगर अंदर किसी चीज़ को जाना है या किसी चीज़ को बाहर आना है तो वो सेल मेम्ब्रेन से परमिशन लेके आएगा, ये समझो आप, ठीक है। इट इज़ मेड अप ऑफ फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स, ये क्वेश्चन आ सकता है। सेल मेम्ब्रेन किससे मिलके बनी होती है? मेड अप ऑफ फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल। किससे बनती है ये? फोस्फोलिपिड मॉलिक्यूल से। अब इसका फंक्शन क्या होता है, क्यों है ये? देखो, सेल वॉल का फंक्शन था शेप एंड रिजिडिटी देना, इसका फंक्शन है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल। मतलब इसका काम है कि ये देखती है कौन सा मॉलिक्यूल या कौन सा सब्सटेंस सेल के अंदर आ रहा है और कौन सा बाहर जा रहा है। तो जो भी अंदर या बाहर आएगा वो कौन चेक करेगा? वो अपनी चेक करेगी सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। आगे देखो, अगला अपना सेल ऑर्गेनेले कौन सा है? अगला है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? जो भी अपना सेल है उसके अंदर का जो जितना भी हिस्सा होता है, जितना भी हिस्सा पूरे सेल के अंदर का, ये क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म होता है, ठीक है। होल फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखो, ये अपनी सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको बोला, इसके अंदर जितना भी हिस्सा पड़ा होगा वो क्या होगा? प्रोटोप्लाज्म होगा। तो पहली बार प्रोटोप्लाज्म का नेम किसने दिया था? पुरकिंजे साइंटिस्ट ने दिया था। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, पहली बार प्रोटोप्लाज्म का नेम या उसको डिस्कवर किसने किया? डिस्कवर किसने किया था? पुरकिंजे ने 1839 में। पुरकिंजे ने 1839 में किया था इसको। और ये किससे मिलके बनी होती है? प्रोटोप्लाज्म इज मेड अप ऑफ वेरियस केमिकल सब्सटेंस, वाटर, आयंस, सोल्ट एंड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इन सब से मिलके बनी होती है और ये अपना लिविंग पार्ट होता है, ये डेड नहीं होता, लिविंग पार्ट होता है। अब इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। देखो, मान लो ये अपना सेल है, उसके अंदर ही ये है अपना न्यूक्लियस, ठीक है। जो प्रोटोप्लाज्म अपनी इसके सेल के अंदर होगी, लेकिन न्यूक्लियस के बाहर ये वाला हिस्सा, ये तो होती है अपनी साइटोप्लाज्म। और न्यूक्लियोप्लाज्म जो न्यूक्लियस के अंदर वाली होती है, ठीक है, समझ आ गया। साइटोप्लाज्म ये वाली जो न्यूक्लियस से बाहर है और सेल मेम्ब्रेन के अंदर है। और न्यूक्लियोप्लाज्म कौन सी होगी? जो न्यूक्लियस के अंदर है, ठीक है। तो जो फ्लूइड फाउंड आउटसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन के बाहर है वो साइटोप्लाज्म, और न्यूक्लियोप्लाज्म फ्लूइड फाउंड इनसाइड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के अंदर या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर जो है वो न्यूक्लियोप्लाज्म है। देखो, अब 99% प्रोटोप्लाज्म किससे मिलके बनी होती है? ऑक्सीजन से, कार्बन से, हाइड्रोजन से और नाइट्रोजन से, ठीक है। और 80% जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसमें क्या होता है? वाटर होता है। 80% क्या होता है प्रोटोप्लाज्म में? वाटर। और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो रेशियो पाई जाती है वो 81:19 होती है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड, जो कंपाउंड में कार्बन आ जाए, जिस कंपाउंड में कार्बन आ जाए वो होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, और जिस कंपाउंड में कार्बन ना आए, ठीक है, वो होते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो रेशियो होती है वो कितनी होती है? 81:19, ठीक है। आगे देखो, अगला अपने पास आता है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहली बार डिस्कवर किया था ओल्टमैन ने। डिस्कवर किसने किया था?
मैन ने डिस्कवर किया था माइटोकॉन्ड्रिया को 1886 में। 1886 में ओल्ड मैन ने माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया था। दीज आर द सिलेंड्रिकल रोड शेप्ड और स्फेरिकल स्ट्रक्चर। तो सिलेंड्रिकल रोड शेप्ड स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है इनका। ये साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन इस तरीके का होता है। ये देखो, एक तो बाहर वाली ये मेम्ब्रेन होगी और एक ये अंदर वाली जो टेढ़ी मेढ़ी हो रही है ये वाली। तो ये कैसा है, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है। इसकी इनर मेम्ब्रेन हैज़ मैनी फोल्ड्स। देखो अंदर वाली मेम्ब्रेन के अंदर फोल्ड्स है ना, तो इनर मेम्ब्रेन हैज़ मैनी फोल्ड जिनको हम बोलते हैं क्रिस्टे। तो इनको हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टे बोलेंगे, CRISTAE, क्रिस्टे। फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड मैट्रिक्स। इसके अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है उसको बोलते हैं मैट्रिक्स, उसको हम बोलेंगे मैट्रिक्स। और उसके अंदर, उस फ्लूइड के अंदर कैसे होते हैं, एंजाइम होते हैं बहुत सारे और को एंजाइम होते हैं। ठीक है, एंजाइम होंगे, को एंजाइम होंगे। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया इज कंसिडर्ड एज प्रोकैरियोटिक सेल इनसाइड यूकैरियोटिक। अपना जो सेल है वो खुद में क्या है, यूकैरियोटिक सेल है, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया को हम प्रोकैरियोटिक सेल मान ले तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक प्रोकैरियोटिक सेल इसको बोला जाता है। तो कई बार क्वेश्चन आ सकता है, विच सेल ऑर्गेनेल इज कंसिडर्ड एज द प्रोकैरियोटिक सेल इनसाइड यूकैरियोटिक सेल, तो उसको बोलेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, आगे समझ में। आगे देखो फंक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया इज द रेस्पिरेटरी साइट ऑफ सेलुलर रिस्पिरेशन। जैसे हमें रेस्पिरेशन करना पड़ता है, सांस लेते हैं हम, अपने अंदर के जो खाना वगैरह है वो ब्रेक डाउन होता है, एनर्जी मिलती है, तो ऐसे ही सेल को जो सांस लेने के लिए रेस्पिरेटरी साइट कौन है सेल की, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी सिंथेसाइज करता है। देखो हमें फूड क्यों लेते हैं हम, फूड को ब्रेक डाउन के बाद हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है, तभी तो हमारी बॉडी वर्क कर पाती है। ऐसे ही जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो प्रोवाइड करता है एनर्जी सेल को। किसकी फॉर्म में एनर्जी मिलती है, ATP की फॉर्म में एनर्जी मिलती है। ATP की फॉर्म में एनर्जी मिलती है सेल को। और ATP की फुल फॉर्म क्या हो सकती है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। लिख देती हूँ, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। ये ATP की फॉर्म में एनर्जी देता है। ठीक है, और इसको इसलिए पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। ये सेल को क्या दे रहा है, एनर्जी, इसलिए इसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। ठीक है, आगे देखो जल्दी से। अच्छा एक चीज़ और, जो DNA है अपना, वो तो वैसे तो न्यूक्लियस में पाया जाता है, लेकिन न्यूक्लियस के अलावा दो और ऐसे सेल ऑर्गेनाइज जिनमें DNA पाया जाता है, तो उनमें से एक माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का DNA होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का DNA होता है, ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो गोल्जी बॉडीज़ को किसने डिस्कवर किया था, साइंटिस्ट कैमिलो गोल्जी साइंटिस्ट थे, उन्होंने गोल्जी बॉडीज़ को डिस्कवर किया था, इसलिए उन्होंने अपने नाम से ही गोल्जी बॉडीज़ का नाम रख दिया। तो ये कैसे होते हैं, ट्यूब्स मेड अप ऑफ अ ग्रुप ऑफ ट्यूब्स। कैसी होती है, ऐसे ट्यूब्स होती हैं और उनके बाहर ऐसे इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है गोल्जी बॉडीज़ का। ठीक है, ट्यूब्स वेसिकल एंड वैक्यूल से मिलके बना होता है। इन प्लांट इट इज़ मोर इन नंबर एंड हेयर इट इज़ नोन एज डाइसाइटोसोम्स। प्लांट जो होता है उनमें ये ज़्यादा मात्रा में, मतलब ज़्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं, लेकिन जो एनिमल सेल है उनमें कम पाए जाते हैं। और उनको क्या बोलते हैं हम, गोल्जी बॉडीज़ को क्या बोलते हैं, डाइसाइटोसोम्स बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, डाइसाइटोसोम्स। फंक्शन क्या है गोल्जी बॉडीज़ का, इसको गोल्जी एपरेटस भी बोल देते हैं। ठीक है, इसका फंक्शन क्या, स्टोरेज, प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। तो फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, कोई भी चीज़ है उसको स्टोर करेगा, उसको प्रोसेस करके अच्छा बनाएगा और फिर उसको पैक कर देगा। और किस चीज़ में इन्वॉल्व होता है, जो सेल वॉल थी प्लांट सेल में, सेल वॉल को बनाने में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाने में और लाइजोसोम्स को बनाने में भी ये हेल्प करता है। ठीक है, सेल वॉल हम पढ़ चुके हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ चुके हैं, लाइजोसोम्स हम पढ़ेंगे इसके बाद। ठीक है, और किस चीज़ में हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट फ्रॉम सिंपल शुगर जो हम खा रहे हैं। ठीक है, उससे सिंपल शुगर तो हमें एनर्जी नहीं ना देती, उसको ब्रेक डाउन करके कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो सिंपल शुगर को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करने का काम भी कौन करता है, गोल्जी बॉडीज़ करते हैं। और विच कंबाइंड विद प्रोटीन मेड बाय राइबोसोम फॉर्मिंग ग्लाइकोप्रोटीन। तो जो कार्बोहाइड्रेट होती है वो किसके साथ कंबाइन कर जाती है, प्रोटीन के साथ कंबाइन कर जाती है। और प्रोटीन किसने बनाया है, प्रोटीन बनाए अपने राइबोसोम्स ने, इसको पढ़ेंगे। और फिर वो दोनों मिलके कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन मिलके क्या बना लेते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन बना लेते हैं। ठीक है, हो गया क्लियर, आगे चलो। अब अगला है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम क्या है, मेम्ब्रेनस नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर। एक बार इसकी शक्ल देख लो। ठीक है, एक बार तू भी अपनी शक्ल दिखा दे भाई, दिखा दे अपनी शक्ल। यहाँ देखो,
ये अपना न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये अपना डीएनए मटेरियल है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ये न्यूक्लियोलस है। जो ये न्यूक्लियस के बाहर ये ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर ये बने हुए हैं ना, ये ऐसे बहुत सारे होते हैं। मैंने तो बिल्कुल सिंपल सा डायग्राम बनाया आप लोगों को समझाने के लिए। ये अपने होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम अपने होते हैं, एक बार इनकी प्रॉपर्टीज थोड़ी सी स्टडी कर लेते हैं जल्दी से। चलो देखो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम को, मेम्ब्रेनस नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर फाउंड इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा होता है और ट्यूब्स जैसा स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब्स जैसा ही स्ट्रक्चर है ना इसका, और इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम। ये किसके साथ अटैच होता है? न्यूक्लियस के साथ अटैच है। मैंने दिखाया जैसे एक साइड से न्यूक्लियस के साथ अटैच है और एक साइड से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है, और अगली दूसरी साइड से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है। अगला देखो, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम हेल्प्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल, इट फॉर्म्स सपोर्टिंग फ्रेमवर्क ऑफ सेल। तो ये क्या करता है, ये जैसे न्यूक्लियस के अंदर कोई मटेरियल उसको मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है, यहाँ पहुँचा दिया वहाँ पहुँचा दिया, ठीक है। और ये एक सपोर्ट करने का काम करता है, सेल का सपोर्टिंग फ्रेमवर्क भी होता है, सेल को सपोर्ट करता है ये, ठीक है। आगे चलो देखो राइबोसोम। राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम को किसने डिस्कवर किया? पेलाडे ने। राइबोसोम को किसने डिस्कवर किया? पेलाडे ने। ये क्या होता है? स्मॉल ग्रेन्यूल्स, छोटे छोटे गोले होते हैं, स्मॉल ग्रेन्यूल्स होते हैं, इनका स्ट्रक्चर होता है। और ये किसके साथ पाए जाते हैं? जो अपने एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम हमने पढ़ा उनके ऊपर ऐसे चिपके होते हैं ये। देखो दो टाइप के एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम होते हैं। मैं ज़्यादा आपको इसलिए नॉलेज दे रही हूँ ताकि बाहर से कुछ आ जाए तो वो आप कर पाओ, कम ना रह जाए। दो टाइप के होते हैं, एक तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम, ठीक है। स्मूथ वाले, स्मूथ का मतलब क्या होता है? चिकना, यानी कि वो बिल्कुल प्लेन है, उनके ऊपर कुछ नहीं लगा। स्मूथ के ऊपर तो ये जो होते हैं राइबोसोम वो नहीं होते। लेकिन जो रफ है, यानी कि उसके ऊपर हाथ फेरोगे तो आपको खुरदरा खुरदरा महसूस होएगा, कुछ उनके ऊपर चिपका पड़ा है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। राइबोसोम किन के ऊपर होते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिक्यूलम के ऊपर। और ये किससे मिलके बने होते हैं? राइबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए। कल की क्लास में हम डीएनए और आरएनए को स्टार्ट करेंगे, डीएनए और आरएनए। नेक्स्ट जो क्लास होगी आज भी मैं ले सकती हूँ शाम को या कल, ठीक है। डीएनए या आरएनए उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। जल्दी से देखो ये किससे मिलके बने होते हैं? आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड से। इसका फंक्शन क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसाइज, प्रोटीन बनाने का काम जो है वो राइबोसोम्स करते हैं। अच्छा लाइसोसोम देखो ये किसने डिस्कवर किया? डी डुए ने। ये साइंटिस्ट का नेम है जिन्होंने इसको डिस्कवर किया। ये भी सैक लाइक स्ट्रक्चर, ये भी ऐसे गोले गोले से स्ट्रक्चर होते हैं। ये सिंगल मेम्ब्रेन, बाहर इनके एक सिंगल ही मेम्ब्रेन होती है और इनके अंदर क्या होता है? हाइड्रोलिटिक एंजाइम। एक बार इसको ध्यान से सुनो, ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम जो है लाइसोसोम्स के अंदर होता है। लाइसोसोम का क्या काम होता है? सेल का जितना भी वेस्ट होगा वो लाइसोसोम के अंदर भेज देते हैं, ठीक है। जो वेस्ट मटेरियल होगा, कूड़ेदान होता है एक तरीके से। तो ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम ऐसे एंजाइम होते हैं जो उसको क्या कर देते हैं? तहस नहस कर देते हैं। जो कूड़ा उसके अंदर आया है उसको ख़त्म करने का काम होता है, ठीक है। देखो इट हेल्प्स इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन में हेल्प करते हैं। एंजाइम फाउंड ऑन लाइसोसोम में डाइजेस्ट द एंटायर सेल। अच्छा, सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज सुसाइडल बैग। एक बार इस चीज़ को ध्यान से समझो। कई बार क्या होता है, जैसे ये अपना लाइसोसोम है, उसके अंदर हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, खतरनाक है, वो सारी चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं। लेकिन कई बार मान लो सेल के अंदर कोई डिस्टर्बेंस होगी, जो लेयर है, ये बाहर वाली लेयर है, ये फट गई, ठीक है, इसमें क्रैक आ गया। तो मान लो ये अपना सेल था, उसके अंदर ये लाइसोसोम पड़े थे, वो फट गए। तो जो इसके अंदर एंजाइम था, जो इसके अंदर ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम था, वो क्या आएगा? बाहर आ जाएगा सेल के अंदर। और इनका काम क्या है? जो भी इसके रास्ते में आए उसको खा जाओ, ख़त्म कर दो। तो सेल के अंदर आ गया तो ये सेल को पूरे को खा जाता है, ख़त्म कर देता है, सबको डाइजेस्ट कर देता है, पूरे के पूरे सेल को। तो खुद सेल जो है वो खुद ही मर जाता है, उसके ऑर्गेनेलिस ने उसको मार दिया। और खुद मर जाना को क्या कहते हैं? सुसाइड बोलते हैं। तो इसलिए इनको बोला जाता है सुसाइडल बैग, क्योंकि अपने ही सेल को ख़त्म कर देते हैं, इसलिए इनको बोला जाता है सुसाइडल बैग, ठीक है। आगे देखो, जो लाइसोसोम होते हैं वो आरबीसी तो पता होगा, रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कॉर्पुसल्स बोल सकते हैं। मैमल्स में जो होते हैं उनमें लाइसोसोम नहीं पाए जाते, ठीक है। आगे देखो, जल्दी से देख लो। अगला है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या होते हैं? सेंट्रोसोम ये किसने डिस्कवर किए थे? बोवेरी ने। सेंट्रोसोम को किसने डिस्कवर किया था? बोवेरी ने। ये सिर्फ एनिमल सेल में पाए जाते हैं और सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। देखो सेंट्रोसोम कौन है? जो सिर्फ एनिमल में पाए जाते हैं और किस में हेल्प करते हैं? सेल को, एक सेल से दो सेल को में डिवाइड होने में हेल्प करते हैं।
इनके बाहर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती और 2 सेंट्रियोल से मिलके बने होते हैं, ठीक है। अब इसका फंक्शन क्या होता है, सेंट्रियोल से मिलके बने होते हैं। अब जो सेंट्रियोल पाया जाता है सेंट्रोजोम में, वो सेल डिवीजन को स्टार्ट करता है और वो क्या बनाता है, वो स्पिंडल फाइबर बनाता है। और क्या बनाता है, वो स्पिंडल फाइबर बनाता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस इतना याद रखो। जो सेंट्रोजोम है वो डिस्कवर किया था बोवेरी ने। किस में हेल्प करता है, सेल डिवीजन में, सिर्फ एनिमल सेल में पाया जाता है। किससे मिलके बनता है, सेंट्रियोल से। और क्या बनाता है, स्पिंडल फाइबर बनाता है। अच्छा, आज की क्लास अभी 30 मिनट्स की, मतलब हाफ एन आवर की अप्रोक्सीमेटली हो चुकी है। इससे ज़्यादा बड़ी क्लास मैं नहीं लेती हूँ, फिर आप भी देखते नहीं हो क्लास को और थोड़ा बोर हो जाते। तो वैसे तो मैं आज सारे ही कराने वाली थी, अपना 2 ही बचे हैं मेन, तो प्लास्टिड और न्यूक्लियस बचा है, वो फिर हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इतनी बड़ी क्लास मैंने नहीं लेनी है, तो जल्दी से एक बार इसको ख़त्म करते हैं आज के सेशन को, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो देखो भाई, ध्यान से मेरी बात को सुनो। अपना जो है ल्यूसेंट जीके की फुल सीरीज़ इतनी बढ़िया तरीके से चल रही है कि वर्ड टू वर्ड जितने भी हैं उसमें करा रही हूँ मैं। तो आपने क्या करना है, रोज़ की रोज़ इसको देखना है। चैनल को उसके लिए सब्सक्राइब कर दो भाई, और बेल आइकन को कर दो जल्दी से प्रेस, ताकि आपकी जो एक भी वीडियो मिस ना हो जाए गलती से भी। क्योंकि जहाँ आपने बीच में छोड़ दिया, आपकी रिवीजन होगी कट, आपकी जगह जॉब कोई और ले जाएगा फिर, ठीक है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। डेली आपने देखनी है वीडियो, और साथ के साथ जो कुछ दिक्कत आते हैं वो कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बता सकते हो। मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊंगी, या फिर जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें पक्का आपकी जो प्रॉब्लम होगी उसको मैं ज़रूर से ज़रूर डिस्कस करूँगी, ठीक है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, क्योंकि आपके लिए ही है ये स्पेशली क्लास, ताकि जो जीके में आपका डर है, जीके से जो आपका डर है, जीके में जो प्रॉब्लम है वो जल्दी से फिनिश हो जाए और आप सभी का सिलेक्शन हो जाए। मैं तो यही चाहती हूँ भाई, जितने ज़्यादा बच्चों का सिलेक्शन होगा जो मेरे से पढ़ रहे हैं, मेरे लिए तो उतनी ही खुशी की बात होगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही करेंगे, बाकी करेंगे कल की क्लास में, या जो आज की शाम की क्लास में लूँगी, ठीक है। आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है। तब तक के लिए आप इसको पढ़ लो, रिवाइज कर लो, जो दिक्कत आती है पूछ लो। एंड बाय, टेक केयर, ध्यान से रहो, घर में रहो, सुरक्षित रहो।